नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चुनावों की। आपको बता दें कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक आने वाले हैं, इस बीच कांग्रेस में अफरा तफरी मच चुकी है। प्रदेश कांग्रेस के नए प्रधान को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। कांग्रेस हाईकमान पर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की नजरें टिकी हुई है। आपको बता दें कि गुलाम अहमद मीर अपना इस्तीफा जो है वो सौंप चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कल, और उसके बाद कहीं न कहीं कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो अब ये जो है बहुत सारी अटकलें जो है ये यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आखिर अब नया प्रधान जो है वो कौन हो सकता है प्रदेश कांग्रेस का, और इसको लेकर अब कहीं न कहीं चर्चाएं जो है ये लगातार होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव जो है उनकी भी घोषणा हो सकती है, बार बार जो अटकलें हैं वो भी लगाई जा रही है कि अक्टूबर नवंबर के महीने में यहाँ पर चुनाव जो है वो भी हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच प्रदेश कांग्रेस के नए प्रधान को लेकर अब जो बार बार चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह से कल गुलाम अहमद मीर का जो यहाँ पर इस्तीफा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो सामने आया, उसके बाद कहीं न कहीं अब अटकलों का बाजार जो है वो एक बार फिर यहाँ पर बनने लग पड़ा है। और इसी के साथ साथ कहीं न कहीं कांग्रेस के तमाम नेताओं की बात करें हैं तो अब वो भी ये नजरें बनाए बैठे हैं कि आखिर कांग्रेस हाईकमान अब कौन हो सकता है, किसको ये अब इस जगह पर बैठने का जो है मौका मिल सकता है। और इसी के साथ साथ जहां पर कांग्रेस की अगर बात करें तो कहीं न कहीं काफी ज्यादा सतर्क जो है नजर आ रही थी आगामी चुनावों के लिए। और इस बीच जहां अब प्रदेश कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद अब नया प्रधान जो है वो कौन हो सकता है, इसको लेकर अब लगातार चर्चाएं जो है ये बनी हुई हैं। लेकिन अब इन चर्चाओं के बीच अब किस तरह से अंकुश जो है वो लगाया जाता है, आखिर अब कौन यहाँ पर इस कुर्सी पर जो है आकर बैठता है, कौन कांग्रेस हाईकमान का जो पद है उस पर जो है अब उसका कार्यभार कौन संभालेगा, इस पर जो है अभी भी तमाम जो कांग्रेस के नेता है ये कहीं न कहीं नजरें लगाए जो बैठे हुए हैं। और इसी के साथ साथ जहां पर इस वक्त काफी ज्यादा हलचल जो है वो भी कांग्रेस में देखने को मिल रही है, क्योंकि एक बड़ा फैसला लेना गुलाम अहमद मीर की अगर बात करें तो कहीं न कहीं काफी ज्यादा अहम भूमिका रही है उनकी कांग्रेस के साथ। लेकिन जिस तरह से उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जब इस्तीफा जो है सामने आया है उसके बाद जो अटकलों का बाजार जो है ये और ज्यादा गर्म होता हुआ नजर आया। और इसी के साथ साथ जहां पर अब प्रदेश कांग्रेस की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस का अब नया प्रधान जो है ये कौन होने वाला है, इस पर सवाल लगातार बने हुए हैं। और सवाल जो है वो कहीं ना कहीं अब इन सवालों के लिए आम जनता जो है वो भी अब जो है नजरें गड़ाए बैठी है कि आखिर अब क्योंकि कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इस अब विश्वास में है कि जल्द से जल्द ही इस पद पर जो है कोई ना कोई शख्स जो है वो जरूर बैठेगा, किसी न किसी की मौजूदगी जो है वो जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन इसी के साथ साथ अगर कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो वो भी अब बेसब्री से इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं चर्चाएं यही हो रही हैं कि आखिर अब इस कुर्सी पर कौन आ सकता है। इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सईद तजम्मुल इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। तजम्मुल, हमें बताइएगा कि जिस तरह से कांग्रेस में एक बार फिर हलचल देखने को मिली है और प्रदेश कांग्रेस गुलाम अहमद मीर का इस्तीफा जो है वो अब सामने आ चुका है, अब क्या लगता है कौन इस कार्यभार को जो है संभाल सकता है, कौन कांग्रेस का नया हाईकमान हो सकता है? देखिए, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की जो समस्या बढ़ती रही है और इस समस्या के बीच में अब जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी का अगला मुखिया कौन होगा जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा सवाल है। क्योंकि 9 जुलाई को यशवंत सिन्हा जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करें, कश्मीर आते आते उनके साथ गुलाम नबी आजाद भी कश्मीर और जम्मू आ सकते हैं। और उसके बाद जो सलाह मशवरा है वो आखिरी मराहल में दाखिल होगा। इधर कांग्रेस पार्टी के सीनियर टीमों में सीनियर क्यादत को लेकर, जूनियर क्यादत को लेकर काफी चर्चा चल रहा है और जम्मू कश्मीर में अब 3 नामों पर कुछ देर बाद जो है चर्चा हो सकती है। हालांकि जरा ये भी बता रहे कि शायद ईद के बाद ये मामला जो है दोबारा अब उठेगा। पहला नाम जो है अभी जो नई फहरिस्त आ चुकी है जिसमें कांग्रेस की हाईकमान जो है उस पर मोहर सबक कर सकती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर तारिक हमीद करा, वकार रसूल वानी जिनका ताल्लुक बालियाल से 2 बार विधायक रह चुके हैं, बैक टू बैक वहां से कांग्रेस की टिकट पर जीतते रहे। इसके अलावा जीएम सरूरी जो हल्के इंतखाब इंतरवाल जम्मू प्रोविंस के दूर दराज इलाके से जीतते आए हैं, लगातार मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लेकिन राय और हम आहंगी बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी चूंकि उनके जो प्रेसिडेंट थे जीएमडी ने अपना इस्तीफा दे दिया और उदयपुर की जो डिक्लेरेशन है उसमें ये कहा गया है कि कोई भी रिपीट जो होगा जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कांग्रेस नहीं होगा और 2 साल की मुद्दत अगर 5 साल तक भी खींचती है फिर उसके बाद दोबारा उस पर गौर नहीं किया जा सकता है। इसलिए तारिक हमीद करा के लिए, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि जो अमित शाह या राहुल गांधी को एनआई की तरफ से जो
तलब किया गया था, उसमें वो लगातार धरना प्रदर्शन में सुरजीवाला मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लगातार दिल्ली में धरना प्रदर्शन देते रहे। राहुल गांधी बड़े करीब है और राहुल गांधी के आखिरी दौरे कश्मीर में वो उनके घर तक गए थे और उनसे वहाँ खुशी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर ने कांग्रेस को दोबारा कैसे तस्दीक किया जाए। अब दो लीडर, दो नाम, या तो तारिक हमीद करा या वकार रसूल बानहाली। तारिक हमीद करा ने लोकसभा मेंबर बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन जीता, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के बाद कहा कि वो टीडीपी और आरएसएस के बीच में जो बीजेपी और पीडीपी बनी हुई है वो इससे बिल्कुल जो इस्तीफा नहीं करते, जिसके बाद इस्तीफा देकर कांग्रेस में चले गए। और एक कुर्बानी वो है कि उन्होंने लोकसभा की सीट से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। वकार रसूल वानी, जिनके वालिद मरहूम जो है वो कांग्रेस पार्टी के बड़े सीनियर सेवक थे, उसके बाद वकार रसूल लगातार बानिहाल थे, जिसके बाद ये 2 इलेक्शन जीतते रहे और बीजेपी की उस वेव में भी वकार रसूल ने बानिहाल से फतह हासिल की और उसके बाद लगातार वज़ीर मामले तक भी एक बार रहे। और क्योंकि नया युवा चेहरा है, अब क्योंकि सवाल यह है कि जूनियर सीनियर के कॉम्बिनेशन में कांग्रेस पार्टी किसको प्रेफरेंस देगी। तारिक हमीद करा फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर रह चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी बड़ी रीजनल पार्टी के रह चुके हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी उस पीडीपी के रह चुके हैं। वकार रसूल बानहाली जो है कोई युवा है और युवा में अगर आपको रविंद्र रैना देखेंगे तो बीजेपी के लिए भी युवा प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर में। डॉक्टर निर्मल सिंह को, कविता गुप्ता को कोई परेशानी नहीं हुई। रविंद्र रैना को एक ही बार वो एमएलए बन चुका था। वकार रसूल का भी जूनियर है, बाकी सुखनंदन का भी जूनियर है, श्याम चौधरी का भी जूनियर रहा है। ज्यादा देखा जाए तो इन मामलों में अगर यंगस्टर को प्रेफरेंस देनी है तो वकार रसूल है। अगर तजुर्बे को और तारिक हमीद करे कि जो कुर्बानी है एक लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी में जाना और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बड़े करीब रहना, बड़े कश्मीर की जम्मू की लीडरशिप से कम मिलना, इसके माने ये है कि तारिक हमीद करा और वकार रसूल के बीच में तय है। लेकिन इस मसले को 9 जुलाई तक रोका गया जब यशवंत सिन्हा, जो कि मुख्तलिफ आंखों से जमातों की तरफ सदारत उम्मीदवार है, वो कश्मीर आएंगे। उनके साथ कंपेन करने के लिए, वोट मांगने के लिए जो आएंगे, एक रस्म पूरी करनी होगी एनसीपी और बाकी पार्टियों के पास जाने की। उसमें गुलाम नबी आजाद भी आएंगे। अब बॉल जो है गुलाम नबी आजाद के कोर्ट में है, क्योंकि कहा जाता है गुलाम नबी आजाद का पसंदीदा चेहरा जो है वो वकार रसूल है और राहुल गांधी का पसंदीदा चेहरा जो है वो तारिक हमीद करा है। बिल्कुल, तो जबुल यहाँ पर बहुत सारी अटकलें तो लगाई जा रही हैं, कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अब इंतजार यही रहेगा कि आखिर कौन कांग्रेस हाईकमान की कुर्सी पर जो है आकर बैठता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। और जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस में कहीं ना कहीं उथल पुथल जो है ये देखने को मिल रही है और अब इस बीच नया प्रधान जो है कौन होगा ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं पीएचई डेली वेजेस की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो पीएचई डेली वेजेस कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि मांगे पूरी होने तक ये काम पर नहीं लौटेंगे। डेली वेजरों की हड़ताल से पानी की सप्लाई पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। सरकार से डेली वेजरों को अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं मिला है, जिसकी वजह से और ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं ये तमाम डेली वेजर्स। और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक इनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया जाता है, जब तक इनकी मांगों पर कोई सोच विचार नहीं किया जाता है, तब तक ये अपनी काम पर जो है नहीं लौटने वाले हैं। काम छोड़ हड़ताल जो है इनकी इसी तरह से जारी रहेगी। लेकिन दूसरी ओर जहां गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के चलते पानी की सप्लाई जो है वो भी ठप पड़ी है, क्योंकि तमाम डेली वेजर्स जो है ये कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, काम छोड़ हड़ताल पर जा बैठे हैं, जिस वजह से आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आम जनता पानी की समस्या से जूझ रही है, लेकिन आए दिन पीएचई डेली वेजरों के प्रदर्शन जो है ये चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी अब ठान ली है कि जब तक सरकार इनसे आके बात नहीं करेगी, जब तक सरकार के नुमाइंदे इनसे आकर इनकी मांगों के बारे में चर्चाएं नहीं करेंगे, तब तक इनके प्रदर्शन इसी तरह से चलते रहेंगे। न सिर्फ प्रदर्शन बल्कि अपना काम छोड़कर ये हड़ताल पर जो है जा रहे हैं। इस तरह की साफ तौर पर चेतावनी जो है इन तमाम डेली वेजर्स की तरफ से जो है लगातार दी जा रही है, क्योंकि काफी लंबा वक्त अब हो चुका है जहां इनका प्रदर्शन जो है ये लगातार देखने को मिल रहा है। जिला सांबा की बात करें, डोडा की बात करें, जम्मू की बात करें, तो लगातार ये डेली वेजर्स जो है ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज भी इसी तरह से प्रदर्शनों का सिलसिला देखने को मिला है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल शर्मा इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। अनिल, हमें बताइएगा कि पीएचई डेली वेजर्स का गुस्सा जो है वो अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आए दिन इनकी तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं और काम छोड़ हड़ताल पर जाने की चेतावनी बार बार दी जा रही है। क्या कुछ कहना है?
बताना चाहूंगा कि इस वक्त तो अगर पीएचई डिपार्टमेंट का जिक्र करें तो आप देख रहे हैं कि जितने भी डेली वेजर है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग यह है कि हमारी पेंडिंग वेजेस हो और जिस तरह से लगातार इनकी वेजेस की मांग है उसको लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा है लगभग 15 से लगातार जारी है और काम छोड़ो हड़ताल पर है तमाम डेली वेजर्स की मांग है और इस वक्त मेरे साथ तमाम एम्प्लॉइज आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा तादाद में जो है पीएचई कार्यालय के अंदर मौजूद है और प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और जो इस समय आप प्रदर्शन देख रहे होंगे कि भारी ज्यादा तादाद में जो है यहाँ पर प्रदर्शन जो एम्प्लॉइज है बातचीत करना चाहेंगे जी। किस तरह से देखते हैं लगभग आज से 15 से 16 दिन हो चुके हैं आपने काल भी जो है वो जारी होने का नाम नहीं ले रही है, क्या लगता है? देखिए आज जो हमारी काम शुरू स्ट्राइक है आज 16 दिन से लगातार जारी, लेकिन प्रशासन आज की जो ऑलरेडी एग्री की हुई डिमांडें हैं, जैसे 2014 में कैबिनेट सब कमेटी ने अप्रूवल दी थी कि 60,909 लोग जो है ऑल डिपार्टमेंट जम्मू के 28 डिपार्टमेंट के अंदर जो काम करते हैं इनको रेगुलराइज किया जाएगा बेस मैनर, लेकिन 8 साल से लगातार केंद्र में बीजेपी की सरकार और जम्मू में भी 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई, जिस वजह से वो पुरानी सरकार के जो फैसले थे उनके आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई और डेली वेजर का शोषण लगातार जारी है। ये वही पार्टी है जो 2014 से पहले लगातार हमारे धरनों पे आके बैठा करती थी और वादे किया करती थी कि हमारी सरकार आएगी तो आपके साथ इंसाफ होगा, लेकिन आप देख सकते हैं लगातार 16 दिनों से पूरे जम्मू प्राविंस के अंदर हर एक डिवीजन में हमारे प्रोटेस्ट लगातार जारी है, लोग काम छोड़ स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, जनता को पानी की दिक्कत आ रही है, लेकिन प्रशासन आके बंद करके बैठा हुआ है। 2020 11 नवंबर को यही जो है जी मनोज सिन्हा जी जो इस वक्त हमारे जम्मू में बैठे हुए हैं, इन्हीं ने हमारे साथ वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन खत्म होने दो उसके बाद आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, लेकिन 1.5 साल गुजर गया, आज तक कोई काम जो है रेगुलाइजेशन के ऊपर नहीं हुआ। इसीलिए हमने आज 48 घंटे की काम छोड़ और हड़ताल को और आगे बढ़ाने का फैसला दिया। आपकी तरफ से एक है कि दिल्ली के अंदर जो है वो जंतर मंतर किया जाएगा, उसको लेकर आप क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे, क्या लगता है? देखिए अभी हमने जंतर मंतर के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं दिया है, उससे पहले जम्मू में हमारे प्रोग्राम होंगे। जैसे आपने देखा 29 जून को जम्मू पुल बंद हुआ था, जो 4 घंटे लगभग पुल बंद रहा, जिसमें हमने खाली जम्मू के 4-5 डिवीजन से लोग बुलाए, 4-5 डिस्ट्रिक्ट से लोग बुलाए हुए थे। अगर सरकार का यही रवैया रहता है तो आने वाले दिनों में सभी 10 डिस्ट्रिक्ट के लोग जम्मू बुलाए जाएंगे और उसके बाद चाहे रोड ब्लॉक हो, चाहे कोई पुल बंद हो या रेलवे ट्रैक बंद हो, कुछ भी हो सकता है। जो भी लॉ एंड ऑर्डर की कहीं दिक्कत आती है तो उसके लिए हमारे आईजी साहब और पीएचई की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये लोग जिम्मेदार होंगे, पीएचई एम्प्लॉइज नोटिस के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। देखिए साहब तो इनका यही कहना है कि अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो आने वाले समय में एक बड़ा उत्तर है वो देखने जी बिल्कुल। चलिए अनिल, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से तस्वीरें जो है इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे हमारे संवाददाता अनिल की, किस तरह से प्रदर्शन जो है ये लगातार पीएचई डेली वेजर्स की तरफ से किया जा रहा है और तो उन डेली वेजर्स से भी बात करने की कोशिश की गई है और उन्होंने भी ये चेतावनी दी है कि इसी तरह से अपना जो ये प्रदर्शन का दौर है इसे इसी तरह से ये जो है चलाते रहेंगे जब तक सरकार इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं करती है। 48 घंटे की हड़ताल जो है वो एक बार फिर बढ़ा दी गई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं महंगाई को लेकर एक बार फिर, जहां पर एलपीजी सिलेंडर्स के दाम जो है बढ़ा दिए गए हैं, 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब इसके खिलाफ कांग्रेस कहीं ना कहीं रोष प्रकट करती हुई नजर आ रही है, प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने आज जम्मू में सरकार के खिलाफ धरना दिया है। सरकार की नीतियों को कांग्रेस नेताओं ने लताड़ लगाई है, क्योंकि अगर कल की बात करें तो एलपीजी सिलेंडर्स के रेट्स जो है वो एक बार फिर रिवाइज किए गए, जिसमें 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई और जहां पर भारत की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं तो 1053 रुपए के अब प्राइसेस जो है हो चुके हैं एलपीजी सिलेंडर्स के। और इसी को लेकर अब कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है और सरकार की नीतियों को लताड़ लगाती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ उनका साफ तौर पर यही कहना है कि एक तरफ जहां अच्छे दिन लाने की बात कही गई थी
वहीं पर अब आम जनता को महंगाई की मार से और ज्यादा उन्हें कुचला जा रहा है। और इसी के साथ साथ जहां पर इन सिलेंडर्स के रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सिलेंडर के रेट्स जो हैं पिछले साल की अगर बात करें तो जुलाई 2021 के बाद जो है ये 8वीं बार हो चुका है कि एलपीजी रेट के जो सिलेंडर्स के जो रेट्स हैं ये कहीं ना कहीं अब जो है बढ़ाए गए हैं। आम जनता भी इस पर जो है रोष प्रकट कर रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस इससे पहले भी कहीं ना कहीं महंगाई पर लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी और आज एक बार फिर तस्वीरों के जरिए से भी आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन जो है ये चल रहा है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका इस वक्त ज्वाइन की हुई है। रितिका, हमें बताइएगा कि जैसे ही जहां एलपीजी के जो रेट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं उसके बाद कांग्रेस जो है ये कहीं ना कहीं अपनी सियासी रोटियां भी सेकती हुई नजर आ रही है, लेकिन आम जनता के हक की बात जो है वो भी सामने रख रही है कि महंगाई की मार से आखिर आम जनता को क्यों धकेला जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने आज एक धरना प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं उनकी जो एलपीजी के रेट बढ़ोतरी हुई है उनको लेकर खास तौर पे ये प्रदर्शन किया गया था। और इसी में कांग्रेस तमाम कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद थे। रमन बला क्योंकि काफी सालों से कांग्रेस में अपना एक ड्यूटी निभाते आए हैं, उसी के तहत उन्होंने आम जनता की तरफ से बात की जो है वो बाहर निकाल के रखी है। 2014 और 2022 दोनों के आंकड़े पेश किए हैं और 2014 के आंकड़े पेश किए कहा कि 400 कुछ के हिसाब से तब सिलेंडर दिया जाता था, शायद 2022 हजार का आंकड़ा जो है वो एलपीजी सिलेंडर पार कर चुके हैं। तो इसी पे तंज करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ना पकाने देगी और ना ही खाने देगी और गरीबों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। जी बिल्कुल रितिका, और इसी के साथ साथ जहां 50 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो यहां पर देखने को मिली है एलपीजी सिलेंडर्स में, देश भर में ये बढ़ोतरी हुई है। आम जनता भी कहीं ना कहीं इससे जो है रोष प्रकट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस जो है वो पहले भी जब भी महंगाई का दौर शुरू होता है तो कहीं ना कहीं इसी तरह से प्रदर्शन जो है करती हुई आती है। लेकिन इसी के साथ जहां पर अब सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अच्छे दिन का जो वादा किया गया था आखिर वो वादा कहां गया। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आम लोगों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी उसके हिसाब से भी लोग भी संतुष्ट नहीं है जो रेट बाहर निकाल के रखे जा रहे हैं, क्योंकि लगातार लंबे समय से महंगाई जो है बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए गए थे, गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाए गए थे, अभी कुछ समय पहले कमर्शियल सिलेंडर के रेट तक जो था वो कम किया गया था। दोबारा से एलपीजी जो कि घरेलू तौर पे इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर हैं तो कहीं ना कहीं बजट में गड़बड़ी जो है हो रही थी, तो लोगों में रोष होना लाजमी है। और वहीं पे कांग्रेस की अगर मैं बात, जब भी महंगाई बढ़ती है, जब भी जीएसटी से रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो कांग्रेस के ट्वीट भी आते हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रश्न भी आते हैं और बीजेपी को जो है निशाना बनाया जाता है। और उसी के तहत आज भी निशाना बनाते हुए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं कि कौन से अच्छे दिन बीजेपी सरकार जो है वो लाना चाहती है, क्योंकि जम्मू की कश्मीर की हालत अगर बताए तो पहले से ज्यादा बदतर हो चुकी है। जी चलिए रितिका, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल अब कांग्रेस जो है ये एक बार फिर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है महंगाई के खिलाफ, और जहां एलपीजी रेट्स के दाम जो है ये एक बार फिर यहां पर बढ़ाए गए हैं, इस पर आम जनता जो है वो भी रोष प्रकट कर रही है। लेकिन इसी के साथ साथ कांग्रेस भी अब जनता की आवाज बनकर सामने आ रही है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं रामबन की ओर। रामबन का एक सरकारी स्कूल जिसे अभी कुछ ही साल हुए हैं बने हुए, लेकिन अभी भी ये गिरने की कगार पर पहुंच चुका है। केवल 7 साल हुए हैं इस बिल्डिंग के निर्माण कार्य को, लेकिन उसके बावजूद भी खस्ता हालत देखने को मिल रही है। बटोत जोन के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गडियारा की ये जर्जर हालत जो है ये सामने आई है। मरम्मत को ये खंडहर में तब्दील हो चुका स्कूल अभी भी तरस रहा है। बच्चों की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां के जो स्थानीय बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे उन्हें भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। लोग जो है लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जहां पर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गडियारा की बात करते हैं तो हालत इतनी जर्जर है कि खतरा जो है ये लगातार बना रहता है। लेकिन अभी कुछ ही वक्त हुआ है, क्योंकि 7 साल का वक्त जो है अभी हुआ है यहां पर इस स्कूल की कंस्ट्रक्शन हुए, लेकिन 7 साल के अंदर ही कैसा मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया था, किस तरह की घोटालेबाजी जो है इसमें हुई है कि सिर्फ 7 साल के अंदर ही ये बिल्डिंग की हालत जो है ये जर्जर हो चुकी है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो स्ट्रक्चर है स्कूल का वो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरह से खराब हो चुका है और खतरा जो है ये लगातार बना हुआ है। और इसी के साथ साथ जो भी जिनकी तरफ से इस स्कूल का निर्माण करवाया गया था उन पर भी जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर प्रशासन पर भी है कि अगर लाखों रुपए खर्च कर यहाँ पर जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए अगर यहाँ एक स्कूल का निर्माण किया गया था, स्कूल जो है यहाँ पर दिया गया था ताकि स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं सुविधा हो सके, तो उसके बाद आखिर किस तरह
की घोटालेबाजी जो है यहाँ पर हुई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। नदीम, हमें बताइएगा कि सिर्फ 7 साल का वक्त हुआ है ये स्कूल की कंस्ट्रक्शन हुए, लेकिन 7 साल के अंदर ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जो है ये खड़ा कर रही हैं जिनकी तरफ से ये कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए चेतना, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि स्कूल बिल्डिंग का सवाल है जहां पर हम देखते हैं कि सैकड़ों तादाद में बच्चे तेरे तालीम होते हैं। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गदियारा एजुकेशन जोन बटोत का एक स्कूल है, दूर दराज का स्कूल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हमने वहां पर जाकर देखी, जब उन लोगों से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि सर यहाँ पे सब बीपीएल कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और एसटी कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं, कैटेगरी के लोग यहाँ पे रहते हैं। इनको स्कूल दिया गया है गदियारा का ये स्कूल, अगर 7 साल एक एडिशनल क्लास कराया जाता है, लेकिन उसका हाल इस तरह का है कि वहां पर सेफ है ना, वहां पे आप ऑफिस ना स्टाफ रूम ना क्लास इस्तेमाल कर सकते। 2 अलग अलग बिल्डिंग्स है, प्राइमरी स्कूल गदियारा और मिडिल स्कूल गदियारा, यानी एक ही ग्राउंड के एक पर दूसरी बिल्डिंग, लेकिन वहां पर डालकर तालीम हासिल करते हैं। लेकिन जब खराब मौसम होता है तो तब स्कूल बच्चे नहीं पहुंच पाते और ना ही पेरेंट्स अपने बच्चों को अलाउ करते हैं कि वो स्कूल तक पहुंचे, क्योंकि बिल्डिंग अनसेफ है। अगर से 7 साल में इस बिल्डिंग की तस्वीर बदल गई है, लेकिन कहीं न कहीं ये इस चीज की मिसाल कायम करता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग की बात करें, चाहे हम समाग्र के तहत बनाई जाने वाली बिल्डिंग की बात करें या फिर रफ्ता की बिल्डिंग की बात करें, जिनका हाल कुछ इस तरह का ही है। हमने देखा कि जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है उस वक्त लोगों की तरफ से जरूर एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की जाती है, कंसर्न डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी तक ये बात पहुंचाने की कोशिश तो की जाती है कि इस पर नजरसानी की जाए ताकि बिल्डिंग जो है ज्यादा देर तक चले, ड्यूरेबल हो। लेकिन इन चीजों को जो है वक्त पर अगर देखा जाता तो शायद हालत इस तरह की नहीं होती। लेकिन नदीम, यहाँ पर जो तस्वीरें हम तक पहुंच पा रही हैं, यहाँ से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद बच्चे यहाँ की जो क्लासेस हैं उसमें बैठ भी नहीं पाते होंगे, क्योंकि बहुत ही खस्ता हालत जो है वो तस्वीरों के जरिए से नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं चेतना, क्योंकि आज समर वैकेशन से स्कूल बंद है, आज वहां पर बच्चे नहीं पहुंचते हैं, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे और फिर इसी स्कूल में, क्योंकि समर वैकेशन से पहले भी बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते थे और समर वैकेशन के बाद भी वहां पर बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन सवाल यह है कि जब आप दीवारों पर देखेंगे, इसकी छत पर देखेंगे, इसका फर्श देखेंगे, तो वो बिल्कुल खराब है। यानी वहां पर अब बच्चे किस तरह से, क्योंकि खराब मौसम के दौरान की बात अलग है, लेकिन जब मौसम बेहतर भी हो, खुशगवार भी हो, तो तब भी बच्चे वहां पे पढ़ नहीं सकते, क्योंकि अनसेफ बिल्डिंग पूरी तरह से है। हालांकि टेक्निकली इसको अनसेफ नहीं किया गया है, क्योंकि फिर डिपार्टमेंट के अपनी कारकर्दगी पर सवाल उठेंगे अगर उसे टेक्निकली जो है अनसेफ किया जाएगा। लेकिन जब हम वहां के लोगों से बात करते हैं, वहां के डीडीसी से बात की, तो उनका ये कहना था कि सर कई बार हमने इंतजामिया की नॉलेज में बात लाई, लेकिन शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है इंतजामिया की तरफ से, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, कि कब कोई बड़ा हादसा पेश आए और उसके बाद इंक्वायरी कमेटी का रिस्टोर की जाएगी और फिर तमाम चीजें जानने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बेहतर ये होता, वहां के लोगों के मुताबिक, वहां के डीडीसी के मुताबिक, उनका ये कहना था कि अगर इस तरफ तवज्जो आज दी जाए, वक्त पर अगर इस पर ध्यान दिया जाए, अगर बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर किया जाए और वहां पे नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की जाए, तो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में जेर तालीम जो हाई स्कूल मिडिल स्कूल गदियारा के बच्चे हैं, उनकी जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है। और उसके साथ साथ में जो टीचर्स वहां पे ड्यूटी करे, कहीं न कहीं उनकी जिंदगी भी खतरे में है। लेकिन इंतजाम में इस तरफ तवज्जो दे नहीं रही, इसके पीछे क्या वजह है, इसका अंदाजा उन्हीं लोगों को होगा, ये वजह वही जान सकते हैं जो इंतजामी अमूर चलाने वाले लोग इस वक्त है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए। अगर वो इस तरफ तवज्जो देंगे तो शायद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गदियारा के बच्चों की जिंदगियां भी बेहतर हो सकती है, उनका मुस्तकबिल भी बेहतर हो सकता है। लेकिन फिलहाल हालात जो के बने हुए, बिल्डिंग का हाल बेहाल। बिल्कुल नदीम, जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ तौर पर ये नजर आ पा रहा है कि कोई बड़ा हादसा जो है हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो, यहाँ पर जरूर विभाग को भी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि यहाँ पर आने वाले जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं सेफली यहाँ पर अपनी पढ़ाई जो है वो कर सके। चलिए नदीम, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने भी देखा कि बटोत जोन के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गदियारा की किस तरह की जर्जर हालत बनी हुई है, यहाँ पर अभी तक कोई भी संज्ञान लेने कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है, कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा नहीं पहुंचा है। लेकिन अब आखिर क्या कोई संज्ञान लिया जाता है या कितना वक्त लगता है, ये आने वाले समय में देखना होगा।
चलिए आगे बढ़ जाएंगे और रुक करते हैं जिला सांबा की ओर। एक तरफ जहां पानी की समस्या बनी हुई है, वहीं सांबा के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे से बिजली गुल है। जनप्रतिनिधियों ने डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया है। बत्ती गुल होने से किसान अपनी धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी कि किसानों के लिए भी बड़ी आफत यहां पर बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ पानी की समस्या है, लेकिन पानी की समस्या के साथ साथ अब बिजली की समस्या जो है ये भी बनी हुई है। 24 घंटे से सांबा के कई इलाकों में बत्ती जो है ये गुल नजर आई है और उसके बाद थक हार कर अब ये लोग जो हैं प्रदर्शन करने के लिए निकले हैं। डीसी कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। और इसी के साथ साथ इसका खासा असर आम जनता तो भुगत ही रही है, क्योंकि एक तरफ जहां गर्मी है, गर्मी से लगातार जहां जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो खासतौर पर जम्मू संभाग के इलाकों में उमस जो है ये लगातार बढ़ रही है और उमस के चलते कहीं ना कहीं लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और दूसरी ओर जहां किसानों की बात करें तो किसानों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि धान की रोपाई का वक्त इस वक्त चल रहा है, लेकिन बिना बिजली बिना पानी के चलते इस वक्त ये लोग परेशान हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ अब जो प्रदर्शन करने के लिए ये लोग निकले हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह का आश्वासन अब दिया गया है, तमाम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। ऋषि, हमें बताइएगा कि जहां एक तरफ लगातार पानी की समस्या बनी हुई है, पीएचई डेली वेजेस हड़ताल पर है, लेकिन दूसरी ओर जिला सांबा के कई ऐसे इलाके हैं पिछले 24 घंटे से बिजली नहीं है, क्या कुछ कहना है? अब प्रदर्शन भी किया जा रहा है इन लोगों की तरफ से। देखिए, अगर सांबा की बात करते हैं तो सांबा के साथ लगते हैं एडजॉइनिंग जितने भी एरिया है, चाहे सुकवाल की बात कर ले, भूत टांडा की बात कर ले, बाड़ियां या फिर सुकवाल कैंप की बात कर ले, एडजॉइनिंग जितने भी इलाके हैं वहाँ के सरपंच पंच तमाम आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं जिला हेडक्वार्टर सांबा में आकर। और जो जिला हेडक्वार्टर सांबा का जो आंगन है वहां पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर डीसी सांबा भी अपने कमरे में अपने मौजूद है, लेकिन कोई भी इनकी बात सुनने के लिए यहाँ नहीं आ रहा। और लगभग 25 घंटे का लगातार जो बिजली का कट है वो किया जा रहा है, कुछ बिजली की कटौती हो रही है और लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही है। खासतौर पर किसान वर्ग की बात करते हैं तो उन्होंने किस तरह से अपनी जो धान की लगानी है, अगर बिजली नहीं होगी तो मोटर किस तरह से जो फसल को मिल पाएगा, उसी को लेकर तमाम के लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों को जानने की कोशिश बिजली का प्राइस आपके एरिया में लगातार देखा जाए इसको लेकर गाँव में और इलाके में, क्योंकि हमारे गांव में ना बिजली है ना पानी है और बहुत बड़ी समस्या है हमारे इलाके में। जमींदार पूंजी लगा रहे हैं लेकिन फिर भी पानी नहीं आ रहा, ना पंप है ना कुछ है। और प्रशासन से बदुआ से आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने अजय हमारी बात की सब अभी अंदर गए हैं, उनका फर्ज बनता है कि हमारी बात सुनना। मैं खुद कहता हूँ, मेरे साथ सरपंच है, तो हम संजोआ पंचायत से आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं सुन रहा, कोई बात नहीं सुन रहा। आपको इसका बता कि यहाँ के डीडीसी मेंबर भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ये तमाम जनप्रतिनिधि सड़कों पर है, हड़तालों पर है, तो आप आम जनता को ज्यादा लगाने तो फिर ना होना ही ये बड़ी बात है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगा आपको लगता है कि आप अपने लोगों के लिए खड़े ध्यान दे रहे हैं, क्या लगता है कितनी नलायकी, कितनी यहाँ पर नलायकी की जानकारी की मूलभूत सुविधाएं उनसे बचत रखा जा रहा है? देखिए जनाब, इस प्रतियोगिता शख्स में आपने देखा ही है, सबसे पहले हम लोगों के लिए नहीं इसलिए हमारे जितने भी आज 5% मेरे एरिए के हमारे क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्र के 5% है वो जहाँ पे शामिल हुए हैं, जहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उसके लगातार 8-8 घंटे 10 घंटे नाट हो रहा है। और जब डिपार्टमेंट को खोल दिया जाता है फसलों तक की बात हो गया है, अब उसको बात को निकालने के लिए इनके पास लाइन नहीं है, कहते हैं कि हमारे पास लाइन नहीं है, इसलिए हम क्या करें। तो जब डिपार्टमेंट के पास लाइन नहीं है तो हमारा जो पंच जब वोट करता है तो कुछ ये जवाब मिलेगा, तो सरपंच और पंच के पास क्या पावर है किसी को पंच करने की। इसलिए जिम्मेवार की जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनती है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ पे अगर मैन पावर करना तो उसको पूरा करना। चलिए, समय का अभाव है, मैं कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँ, तो क्या कहेंगे आप इस मसले को? देखिए, रजिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है, ये अब हम यहाँ पे बैठे हैं, डिप्टी मैडम आए, लेकिन सरपंच पंच और मौजूदा लोग क्या बैठे हैं, बिना बात को वो चीजें ऊपर चलेंगे। मैं कहता हूँ कि हम लोग जनता इकट्ठा करेंगे, हमारे यहाँ पे अमरनाथ चाचियों के लंगर लगे हैं, ताकि केंद्र बने हैं, वहाँ पे लाइन नहीं है, टीचर के लिए हम जनता इकट्ठा करके देंगे। बाहर पे राज्यों में हमारे जम्मू कश्मीर का नाम बदलाव ना हो, ये टोटली हमारी गवर्नमेंट है।
बिल्कुल ऋषि, समय की कमी है और जिस तरह से हम साफ तौर पर सुन पा रहे हैं कि इन लोगों का आखिर क्या कुछ कहना है। लोग अब जो है लगातार परेशान हो रहे हैं, बिजली और पानी की समस्या जो है लगातार बनी हुई है। और इसी के साथ साथ जहां पर किसानों की बात करते हैं तो किसानों की अगर बात करें तो किसान भी अब लगातार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर बिजली और पानी की समस्या जो है ये इसी तरह से बनी रहेगी तो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब जो है उन्हें इसी तरह से भुगतना पड़ेगा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है अलविदा लेने का। दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।